Assalamu alaikum students, welcome to the online class once again. As you know that this is going to be the continuation of the online lectures of the subject of public international law after the midterm examination spring 2020. As you know that we have to continue this process due to the ongoing situation of the outbreak of coronavirus, and as I always say that we must thank to the advancement of the technology that we are still able to continue the process, which is important, which is very, very important, and that is the process of learning. And I don't know, situation could be worse if we did not have these tools and these gadgets. So we must thank to the technology, of course. So as you know that as this is the subject of public international law, and we have studied different basic concept of public international law, which is the main, and we discuss the main international intergovernmental organization, which is the United Nations organization, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल दुनिया की जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको डील करती है, और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और सेक्रेटेरिएट ऑफिस है। तो बेसिकली ये सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड अफेयर्स को डील कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी कि क्या रीजन रही थी जो कि ज़रूरत पड़ी एक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, हालांकि इससे पहले जो प्रीडिसेसर आप कह सकते हैं कि एक ऑलरेडी जो थी ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके फेलियर्स की वजह से एक नया डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ी है, विच इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके आगे प्रिंसिपल जो ऑर्गन्स हैं उनको फॉर्मुलेट किया गया, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स को जिनमें मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, और जो है फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उनको जो वॉर्स जो पास्ट जनरेशन में जंगों के वॉर्स के जो हार्म्स देखे हैं आने वाली नस्लों को बचाया जाए। तो बेसिकली ये एक सम अप किया है मैंने आपको बिफोर जो एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जामिनेशन में जो हमने पढ़ा था, इसको मैंने सम अप किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल डिफरेंट एंड न्यू टॉपिक एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, क्योंकि सारे जो थे दे ऑल आर एसोसिएटेड विद वन अनदर इन वेरियस ways, but today we are going to learn about a very new topic that is a judicial organ, but that is not the part of United Nations organization, and the name is International Criminal Court, को ICC भी कहा जाता है। मैं जो है आपको ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको इसके साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप यू कैन सी दैट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, पहले अगर आप देखें हमने पढ़ा था इंटरनेशनल जो था ICJ हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज जो हम पढ़ने लगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये नाम से ही वाज़ेह है कि ये वो जुडिशियल ऑर्गन है जो कि जो क्राइम्स जो हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं इंटरनेशनली उनको इन पर्टिकुलर डील करता है। ठीक हो गया। और आज हम इससे जो है डिफरेंट, मैं आपसे जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनको डिस्कस करूंगी, जो इसकी जो है टोटल स्ट्रक्चर रहेगा इस टॉपिक का। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, और हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट व्हाट वर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ international criminal court, and then we will discuss about the objective behind the creation of the international criminal court, and after discussing the objective of the international criminal court we will discuss the structure of this judicial organ, and then the most important topic which is related to international criminal court is jurisdiction। इसकी jurisdiction के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह की jurisdiction है, किस तरह से ये organ ऑपरेट करता है, और जुरिस्डिक्शन किस हद तक है और किस किस टाइप की है।
इसके अलावा क्राइम्स को देखेंगे हम कि मेनली जिन क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए ये ऑर्गन बनाया गया था वो कौन कौन से क्राइम्स हैं। हम जो इसका एक जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह है, यूएन चार्टर है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सारी फंक्शनिंग को डील करता है, और जिस हमने आईसीजे का अलग से स्टैच्यू था, इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो है अलग से जो है वो स्टैच्यू है, उसका अलग से लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारी वर्किंग से और फंक्शनिंग से डील करता है, जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। उसके अलावा हम जो है केसेस देखेंगे, और ये बड़ा एक डेंस टॉपिक है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट ऑन टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और होपफुली it will be covered in upcoming couple of lectures, और हम इसको एड्रेस करते रहेंगे। ठीक है, तो I will start by giving you a very brief introduction of this topic, and that is the International Criminal Code. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आईसीसी भी कहा जाता है या आईसीसीटी भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रेफर्ड एज द आईसीसी। तो ये है एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी capable of bringing perpetrators to justice and providing redress to victims when state are unable to or unwilling to do. तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या है? ये इंटरनेशनल क्राइम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक जुडिशियल बॉडी बनाई गई है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को जो कि बहुत पावरफुल कैपेसिटी में होते हैं और जो बड़े मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन या क्राइम्स कमिट करते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का फॉरम है, बेसिकली it is it has been made to catch the perpetrators, to bring them to justice and provide redress to victims when states are unable to, unwilling to. जब states फेल हो जाती हैं, जब states की जो domestic level पे जुडिशियल बॉडी जो है या जुडिशियल सिस्टम है वो फेल हो जाता है कि जो क्राइम्स है, इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, वो इतने बड़े पैमाने पर कमिट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो वॉर क्राइम्स है। और नॉर्मली अगर हम इसको जनरल डिस्कशन के तौर पर देखें तो जितने डिक्टेटर्स होते हैं, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन पास्ट में, अगर आप आगे जाके जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू नो दैट कि नॉर्मली वॉर क्राइम्स जो हैं वो डिक्टेटर्स, दे वर कमिटेड बाय द डिक्टेटर्स, और उसकी कितनी सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग वन ऑफ द ब्लडीएस्ट डिकेड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, और दो काफी रवांडा और बोस्नियन जेनोसाइड्स हुए थे। ये मैसिव लेवल पे जो रवांडा के और बोस्निया के जो लीडर्स थे वो अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ जो थे वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए, और इस सारे फेज के दौरान जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, द कोड इज एन इंटरनेशनल कोड दैट प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल परपेट्रेटर्स ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, तो इसका मेन मकसद है वो ये है इंटरनेशनल क्राइम्स को कमिट होने से रोकना, या जो परपेट्रेटर्स हैं यानी कि जो इस तरह की क्राइम्स कमिट करते हैं उनको इंसाफ के दायरे तक लाना। और इसमें कौन कौन से क्राइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं? दैट कैन बी वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड एंड एग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा आगे चलें हम, अगर मैं इसकी फिर मैंने आपको सारा बताया कि अगर इसको हम जनरल इसके इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट हैज जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स। मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरनेशनल क्राइम्स को रोकने के लिए और इंटरनेशनल परपेट्रेटर्स को रोकने के लिए फॉरम बनाया गया, और किस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए बनाया गया? जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कोड थी क्यों बनाई गई? इसकी वेरियस रीजंस हैं, लेकिन अभी हम इसका थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मेन क्यों बनाई। द कोड वाज एस्टैब्लिश्ड विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड, ये मैं आपको प्रीएम्बल बताने लगी हूँ, जो इसका डॉक्यूमेंट है, जो इसका स्टैच्यू है, जो इसका डॉक्यूमेंट है जो सारी वर्किंग से डील करता है, दैट इज द रोम स्टैच्यू। तो उसके एग्जैक्ट वर्डिंग है, जैसे मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, वैसे ही जब मैंने यूएन चार्टर की आपको कोड करके बताई थी, तो जो उसका प्रीएम्बल है, इब्तदाइया कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इब्तदाइया का मतलब है कि एक कंप्लीट एक बुक है, प्रीएम्बल है, जो कि
एक एक डेढ़ पेज में पूरी बुक की आपको समरी बता रही है कि ये व्हाट जो है कि ये जो बुक है ये किस चीज के बारे में। तो मैं आपको प्रीएम्बल की आपको एग्जैक्ट वर्डिंग कोट करके बताने लगी। तो कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड द गोल ऑफ ब्रिंगिंग an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of grave crimes that threaten the peace, security and well-being of the world. ठीक है, अगर आप याद करें हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था, जब हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसका मेन एजेंडा या ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो फ्यूचर वॉर्स को रोकना। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अलग से इंटरनेशनल बॉडी जो है वो भी कर रही है, और इसको उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम बात की थी, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जो इंटरनेशनल पावरफुल स्टेट्स थी, जब वो इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल इंसिडेंट्स या आप कह रहे हैं एट्रोसिटीज थी उसको रोकने में काम होगी, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। इसी तरह कितने ऐसे मैसिव लेवल पे क्राइम्स थे जब वो कमिट होना शुरू हो गए और उनकी खुद की स्टेट्स जो है रोकने में नाकाम हो गई, तो दुनिया को जरूरत पड़ी कि देयर मस्ट बी इंटरनेशनल लीगल बॉडी व्हिच शुड स्पेसिफिकली डील विद द क्राइम्स। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, वो तो एक जनरल वे में जो है इश्यूज को डील करती है, लेकिन जब मैसिव लेवल पे एट्रोसिटीज और वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड कमिट होना, जेनोसाइड का मतलब है कि आप नस्लों की नस्ल को ही आप जो है आप उनको मर्डर करना शुरू कर दें, आप नस्ल कशी शुरू कर दें किसी खास, आप जिस तरह अगर मैं जेनोसाइड की एग्जांपल दूं, हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कश्मीर की एग्जांपल है, हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज की एग्जांपल है कि मुस्लिम जेनोसाइड स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये कि हमने एक खास रीजन के जो लोग हैं हमने उनको सफा हस्ती से मिटा देना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जेनोसाइड। वॉर क्राइम्स है, वॉर क्राइम्स में मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे सकती हूँ कि वॉर क्राइम में क्या होता है कि आपके जो उस कंट्री का, या तो ये होता है कि वो कंट्री का जो लीडर होता है डिक्टेटरशिप की हैसियत इख्तियार करते हैं, वो अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ जो है वो क्राइम्स कमिट करना शुरू कर देता है। ये भी जो है वॉर क्राइम की सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, तो कोर्ट मैंने आपको इसका गोल बताया, मैंने आपको बताया किस किस्म के क्राइम डील करती है वॉर, जो मेन क्राइम से किस डील करती है कि वॉर क्राइम से, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से, जेनोसाइड से और वॉर एग्रेशन से। ठीक है, और इसका जो मेन मोटिव है बनाने का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है टू एंड टू इम्प्यूनिटी ऑफ द इम्प्यूनिटी। अगर मैं आपको सबसे पहले इम्प्यूनिटी को डिस्कस करूं, तो इम्प्यूनिटी का क्या मतलब है? इम्प्यूनिटी का मतलब है कि हम आप कह लें कि हम किसी को मुस्तस्ना करार दे दें, इम्यून कर दें फ्रॉम द पनिशमेंट इफ ही कमिट सम काइंड ऑफ क्राइम, सम काइंड ऑफ ग्रेव क्राइम। ठीक है, तो इम्प्यूनिटी को खत्म करना था। किसके खिलाफ इम्प्यूनिटी को खत्म करना था? जो लीडर्स थे, जो अपने ही आप कह लें सिटीजन्स के खिलाफ किसी न किसी बिना पर, रेशियल सेग्रीगेशन की बिना पर, जो है रिलीजियस डिफरेंसेस की बिना पर अपने सिटीजन्स के खिलाफ वो क्राइम्स कमिट करना शुरू कर दें। या अपने आप, हमारे पास इसराइल की सबसे बड़ी एग्जांपल है, हमारे पास मिडिल ईस्ट में कंट्रीज की एग्जांपल है कि जब लीडर्स अपनी ही सिटीजन्स के खिलाफ क्राइम्स में इंडल्ज हो जाते हैं, then we need a very strong body, judicial body, जो कि उन perpetrators को पकड़ सके। हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा examples हैं। तो that is why the main motive is has been described in the preamble of the Rome Statute. Rome Statute को भी चल के हम आगे करेंगे। वो कहते हैं कि it was created, the court of international criminal court was created to end impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute the prevention of crime that threaten the peace, security and well-being of the world. तो basically ये इसकी general understanding है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा हम चलिए इसकी बिगिनिंग कैसे होती है, इसकी स्टार्ट ये कैसे हुआ? अगर मैं आपको इसका स्टार्ट point what was the driving force behind the creation of international criminal code. तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि क्या क्या इसके मुहर्रिकात हैं इसकी क्रिएशन के बारे में, तो दैट इज
इसका थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया इट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसको थोड़ा सा मैं साथ रिपीट करती जाऊंगी क्योंकि बिल्कुल टोटली नया टॉपिक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसका मेन ऑफिस है, इट इज सिचुएटेड इन हेग नेदर, सेम जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड है एग्जैक्टली वहीं पे इसका ऑफिस है, हेग नेदरलैंड्स में। ऑल्दो द कोर्ट्स जो है उसका मेन ऑफिस जो अकेले हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो हेग में है, लेकिन it is independent, it is an independent body, so it can start initiate its proceeding in anywhere or in any state of, यानी कहीं भी इसका ट्रिब्यूनल बैठ के जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब रीजंस जो है इसका देख लेते हैं कि क्या रीजंस रही हैं इसकी, आप कह लें क्रिएशन के। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी जो है आप कह लें ये ख्वाहिश रही है कि देयर मस्ट बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल बॉडी जो ग्रेव नेचर के जो क्राइम्स हैं उनको एड्रेस कर सके। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज लॉन्ग एस्पायर्ड टू क्रिएशन ऑफ द परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट इन द 20th century. It reached consensus and definition of genocide, crime against humanity, war crimes. अच्छा, अब क्या इसकी आपको दो एग्जांपल देने लगी हूँ। द न्यूरम्बर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स addressed war crimes, crime against peace and crime against humanity committed during the Second World War. And in the 1990s, after the end of Cold War, tribunals like the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda were the results of consensus that impunity is unacceptable. अच्छा, अब ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल एंड टोक्यो ट्रायल जो जैसे मैंने आपको बोला है कि जो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स के जो ट्रायल हुए थे यूगोस्लाविया एंड रवांडा की, ये क्या है अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर II द विक्टोरियस अलाइड गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड the first international criminal tribunals to prosecute high-level political officials and military authorities, for war crimes and other wartime atrocities. There were 4 major allied powers after World War II, as I've mentioned many times before: France, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States. All of them together set the International Military Tribunal, known as IMT, in Nuremberg, Germany, to prosecute and punish the major war criminals of the European Axis. अब जब आपको पता है, हमने क्लास में होलोकॉस्ट के बारे में, जर्मनी में जब आपके लिए ज्यूज के नस्ल कशी जेनोसाइड का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर II ये जितनी वर्ल्ड पावर थी, they felt the need that there must be a very powerful बॉडी जो कि हाई लेवल जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स होते हैं उनको पकड़ सकें जब वो अपने सिटीजन। हमारे पास हिटलर की एग्जांपल है। अब हिटलर अपने ही आप कह लें अपने ही नेशन के लोगों के खिलाफ, स्पेसिफिक एक नस्ल के लोगों के खिलाफ जो कि जर्मनी में ही रह रहे थे, जर्मनी में देवर द सिटीजन ऑफ जर्मनी, उनके खिलाफ जो है वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व हो गया। तो इसी तरह जब ये सारी चीजें जब इस तरह के जर्मनी की हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, होलोकॉस्ट की हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, हिटलर ने जो जेनोसाइड कमिट किया जो है ज्यूज के अगेंस्ट, हमारे पास उसकी बड़ी एग्जांपल। तो ये ड्राइविंग फोर्सेस रही हैं कि जो नेशनल पावर्स थी उनको नीड फील हुई कि देयर मस्ट बी सम पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी जो कि इन हाई पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को या मिलिट्री अथॉरिटीज को जो डिक्टेटरशिप का रूप धार लेते हैं और वॉर क्राइम्स में इंडल्ज हो जाते हैं और एट्रोसिटीज अपने सिटीजन्स के खिलाफ कमिट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए जो है कोई ऑर्गन बनाया जाए। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर II फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है उसको उन्होंने फॉर्मुलेट किया। और जर्मनी न्यूरम्बर्ग में भी ऐसे ही था कि जो उनके लीडर्स थे, जो लीडर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक नेशन थे, वो अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ जो थे वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व हो गए। और क्या किया उन्होंने जो ट्रायल था उनके खिलाफ करवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर ये जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, मैं जो आपको सारे वाकयात बता रही हूँ, ये ड्राइविंग फोर्सेस रही हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके अलावा था द लेसन नोन, व्हिच इज द वेरी लेसन नोन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल
for Far East was created in Tokyo, Japan, pursuant to a 1946 proclamation by the U.S. Army General Douglas MacArthur, who was the supreme commander for the Allied powers in occupied Japan. This particular military tribunal presided over a series of trials of the senior Japanese and political and military leaders pursuant to its authorities to try and punish for Eastern war criminals. Basically, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ड्राइविंग फोर्सेस जो रही हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की क्रिएशन में, वो सबसे पहले तो ये थी कि जो वर्ल्ड लेवल के ऑफिशियल्स थे वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ मैसिव लेवल पे जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स में इंडल्ज हो गए, और फिर जो पावरफुल बॉडीज इंटरनेशनल स्टेट्स थी उनको एक नीड फील हुई कि वी मस्ट हैव सम बॉडी जो इन पावरफुल ऑफिशियल्स को, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को, डिक्टेटर्स को इंसाफ की कटहरे करवाए, ठीक है, और उनका ट्रायल कंडक्ट करवाए, ठीक है। मैंने इसको हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, और उसमें जो काफी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, उसमें न्यूरम्बर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल आप कह सकते हैं, और एट्रोसिटीज जो थी रवांडा में और यूगोस्लाविया में अपने ही लीडर्स, अपने ही लोगों के खिलाफ जब वो वॉर क्राइम्स कमिट करने लग गए, तो ये सारी ड्राइविंग फोर्स बनते 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 लोगों को नीड फील हुई, इंटरनेशनल जो बॉडीज थी उनको नीड फील हुई कि देयर मस्ट बी some very strong powerful organization, और इम्प्यूनिटी को था कि ऑब्वियसली किसी कंट्री का कोई लीडर होगा पावरफुल स्टेटस में, पावरफुल पोजीशन में होता है, तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, और फिर जब वो एक पावरफुल, लेट्स से ही इज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तो उसको इम्यूनिटीज होंगी, कितनी इम्यूनिटीज होंगी, तो वो जो उस लीडर को क्राइम्स कमिट करने के हवाले से जो इम्यूनिटी हासिल थी उसका नाम था इम्प्यूनिटी। और इन सारी जेनोसाइड्स, डिफरेंट जेनोसाइड्स के बाद वर्ल्ड लीडर्स को, जो वर्ल्ड पावर्स थी जिनमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जिनमें जो है सोवियत यूनियन था, इनको एक नीड फील हुई कि नाउ इम्प्यूनिटी इज अनएक्सेप्टेबल, चाहे वो कोई लीडर है, कोई भी पावरफुल लीडर है, must bring to the justice if he commit any kind of war crime against his own citizens of the country. Therefore, the international court were established to try crimes committed only within those trials जिनका मैंने आपको नाम लिया कि सिर्फ वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कमिट किए गए थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मकसद था वो ये था कि दुनिया में कहीं भी कोई भी वॉर क्राइम कमिट करता है, कोई भी जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट करता है, और दुनिया में कहीं भी जुरिस्डिक्शन बेसिकली हमें मैसिव लेवल पे चाहिए। तो दैट इज व्हाई जो है ये जो सारी फोर्सेस थी, जितनी ड्राइविंग फोर्सेस थी, ये रीजंस बनने और द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये सारी एट्रोसिटीज और ये सारे जेनोसाइड्स वगैरह कमिट हो रहे थे, ड्यूरिंग द कोर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली recognized the need of permanent international court to deal with the kinds of atrocities which had just been perpetrated. However, while negotiations on the ICC statute were underway on the United Nations, the world was witnessing the commission of heinous crimes in the territory of former Yugoslavia and Rwanda. बेसिकली जब ये सारी जेनोसाइड और ये सारी मैसिव लेवल पर किलिंग्स एंड मास मर्डर्स जो है कमिट हो रहे थे, उसी वक्त जो इंटरनेशनल बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस के 1940 जो है इन द मिडल ऑफ 1940s जो है क्रिएट हो चुकी थी, उनको ये जरूरत फील हुई कि देयर मस्ट बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों को एड्रेस करे। दैट इज व्हाई उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट को है वो फॉर्मुलेट करना शुरू किया जिसको रोम डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये रोम डॉक्यूमेंट क्या है? जो रोम स्टैच्यू है, ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुतय्यन करता है। वो बताता है कि इसकी कैसे फंक्शनिंग चलेगी और कैसे ये सारा बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिगिन फंक्शनिंग ऑन 1 July 2002, the date the Rome Statutes entered into force. The Rome Statutes is a multilateral treaty that serves as the International Criminal Court's foundation and governing document.
तो बेसिकली ये एक बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल जो है आपका रोम स्टैचू ऑफ रोम है, इसकी सारी फंक्शनिंग को आईसीसी की फंक्शन को फॉर्मुलेट करता है। और जो है स्टेट्स हैं वो पार्टी जो है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे, ये भी एक जो काबिल गौर बात है कि the Rome statue is only applicable on the states which are signatory of the statute, ठीक है। और जब ये बना तो on 1990 the international community reached an historic milestone when 120 states adopted। जब ये इसको बना लिया गया तो there were 120 states that adopted the Rome statue, which is the legal basis of establishing the permanent international code. The Rome statutes entered into force on 1st July 2002 after ratification by the 60 countries, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी क्रिएशन के बारे में थोड़ा सा और हम देखें जी। जी रोम स्टैचू को मैंने आपको जो है ये फॉर्मुलेट जो है इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1998 बट इट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1st 2002। फॉर्मुलेट 1998 में किया गया बट इट केम इनटू फोर्स इन 1st जुलाई 2002। इसके अलावा the Rome Statute is the founding document of the ICC, which was adopted in June 1998. Following the 60th ratification of the Rome Statute in April 2002, the code began its working on 1st July 2002 and is based in The Hague in Netherlands। ये हम इसके बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या रीजंस रही हैं जो मैसिव लेवल पे एट्रोसिटीज थी, न्यूरम्बर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल्स, और जो है मैसिव लेवल पे एट्रोसिटीज या आप कह लें जेनोसाइड वॉर क्राइम्स इन यूगोस्लाविया एंड रवांडा में कमिट किए गए थे। तो ये सारे ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं बनते रहे हैं behind the creation of International Criminal Court. Occurrence heinous crimes in Yugoslavia, as I've mentioned before, and Rwanda were the results of consensus that impunity is unacceptable. As मैंने आपको ये इसको explain कर दी कि immunity based impunity होती है। Impunity होती है कि immunity from punishment, any kind of punishment if you commit any kind of crime, and that impunity was given to the leader of some specific nations, और उनको इंसाफ की कटहरे लाना था और उनको हमने अकाउंटेबल करना था बिफोर द रूल ऑफ लॉ। दैट इज व्हाई दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज formulated। ये जो इवेंट है, दिस इवेंट्स अनडाउटेडली हैड अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द CN to convene the conference which established the ICC in Rome in the summer of 1998। और इसके अलावा ऑन जुलाई 1998 the international community reached an historic milestone when 120 states adopted the Rome Statute, the legal basis of establishing the permanent international criminal court. The Rome Statute entered into force on 1st July 2002 after ratification by 60 countries। ये मैंने आपको explain कर दिया। The jurisdiction and functioning of the ICC are governed by the Rome Statute। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है अभी तक हमने इसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में बच्चों हमने सबसे पहले क्या चीज देखी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है इज द फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड that has been established to help impunity from the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. The ICC, International Criminal Court, is an independent international organization and is not the part of international United Nations organization system. Also, the International Criminal Court was I told you founded during one of the bloodiest decades in human history after the Rwandan and Yugoslavian genocide. The establishment of permanent International Criminal Court in 2002 represented a major breakthrough in international justice. The International Criminal Court is the only one of its kind that can investigate and prosecute genocide, crime against humanity, and war crimes when international authorities are unable or unwilling to do so.
as far as the working of the International Criminal Court is concerned, the ICC is the court of last resort. It will not act if a case is investigated or prosecuted by the national judicial system unless the national proceedings are not genuine. For example, if formal proceedings are undertaken completely or solely to shield a person from criminal responsibility, in addition, the ICC only tries those accused of the gravest crimes. And you can say in all of its activities, the ICC observes the highest standards of fairness and due process. Jurisdiction and the functioning of the ICC are governed by the Rome Statutes. ठीक है, तो बच्चों ये है बेसिकली जो आज का है हमारा इंट्रोडक्शन है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में. ठीक है, अब ये किस किस तरह के क्राइम्स डील करती है. सबसे पहले तो ये जो सीरियस नेचर या ग्रेव नेचर के क्राइम्स हैं ये उसको डील करती है. और उनमें कौन कौन से इंटरनेशनल क्राइम. सबसे पहले तो हम कि डोमेस्टिक लेवल के क्राइम्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टच नहीं करती. ये basically it only deals with the international crimes. And what kind of crimes it deals with? First of all genocide. Genocide का मतलब है नस्लकशी. नस्लकशी का मतलब है कि आप एक खास जो है एक बड़े पैमाने पर लोगों के कत्लेआम में मशरूफ हो और उसकी कोई रीजन हो. और वो रीजन को हो सकती है कि they can be Muslims, they can be from they can belong to some specific ethnicity, they can belong to some specific religion, they can belong to some specific country or some special race. सिर्फ इन बिना पर, सिर्फ इन रीजंस की बिना पर जब आप बड़े पैमाने पर लोगों को कत्लेआम शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड. क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या है? क्राइम अगेंस्ट कि आप इंसानियत के खिलाफ ही जो है क्राइम्स में हमारे पास होलोकास्ट का सबसे बड़ी एग्जांपल है. इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. लोगों को सिर्फ इस बिना पर जो है कत्लेआम का, उनकी नस्ल की जो है उसको कमिट किया गया. व्हाई? बिकॉज अ सर्टेन they belong to a certain type of race and a certain type of religion, and that was Judaism. हिटलर ने यहूदियों को सिर्फ इस बिना पर कत्लेआम का या उनके जेनोसाइड या उनके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किया. व्हाई? बिकॉज दे वर ज्यूज. और उनकी नस्ल क्राइम आप उनके कैसे कैसे आप सिर्फ ये नहीं था कि आप उन्हें शूट कर देते थे, आप उनको डिफरेंट टॉर्चर्स के थ्रू आप उनको इतने हीनियस किस्म की क्राइम आप कमिट करते थे कि वो अपनी जिंदगी से यार ही आ जाते थे कि we should be dead instead of enduring type of torture. और उसमें आपके जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उसमें गैस चैम्बर्स थे, उसमें लोगों को जो स्टार्वेशन का सामना करवाया जाता था, उनको स्लीप डिप्राइवेशन का सामना करवाया जाता था. एंड दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. वॉर क्राइम्स में क्या होता है कि जब वॉर किसी कंट्री के साथ आपकी, जब किसी मुल्क के साथ आपकी जंग लगती है, तो जब आप पावरफुल, जब किसी मुल्क की फौज पावरफुल आप कह लें स्टेटस में होती है, तो वो क्या करती है, जिस मुल्क के खिलाफ वो जंगें कमिट कर रही होती है, जिस मुल्क के लोगों के खिलाफ वो जंग कर रही होती है, उसके बेगुनाह लोगों को डिफरेंट तरीके से जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू उनको करवाना शुरू करते हैं. उसमें रेप हो सकते हैं, उसमें एब्डक्शंस हो सकती हैं, उसमें आप कह लें टॉर्चर हो सकता है, उसमें जो है सोशल आप कह लें उनके साथ जो है मुख्तलिफ तरीके से उनको टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है, जो कि स्पेसिफिकली वॉर्स के दौरान जो है कमिट किया जाता है. क्राइम्स ऑफ वॉर एग्रेशन जिसे कहते हैं कि when you are in a powerful status during the times of war, you start committing heinous crimes against the innocent people of the country against whom you are waging the war. That is, aggression of war. आप अपना गुस्सा निकालते हैं. सबसे बड़ी एग्जांपल उसमें क्या है? अमेरिका की और जापान की जब जंग हुई, जब अमेरिका को लगे कि नाउ आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, उसने एटॉमिक बॉम्ब स्टार्ट कर दी ऑन दी जो है भरे शहर के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर एटॉमिक बॉम्बिंग की. और इसके असरात आज तक दुनिया देख रही है. और यही जो मैंने अभी ट्रायल्स का आपको जिक्र किया है, जब लीडर्स जो थे अपनी कंट्री के खिलाफ
या अपनी सिटीजन्स के, अपनी ही कंट्री के सिटीजन्स के खिलाफ, या जब वो पावर पोजीशन में हो कि दूसरी कंट्री पे जो है ओवरकम हो जाए तो उसके इनोसेंट सिटीजन्स के खिलाफ जब वो हीनियस क्राइम्स कमिट करना शुरू कर दें, इन्हीं चीजों को रोकने के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो है वो वजूद लाया गया, ताकि वॉर क्राइम से, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से, जो है वॉर एग्रेशन से, इन चीजों से निपटा जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपकी ड्राइविंग फोर्स रहे हैं बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अच्छा, ये बच्चों सारा हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है कैसे वर्क करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का। जी, हमने इसके जो है टाइप्स ऑफ क्राइम्स देख लिए कि किन किन क्राइम से डील करता है, और स्ट्रक्चर के बारे में हम देखने लगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बेसिकली 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 4 ऑर्गन्स हैं, या आप कह लें 4 बॉडीज हैं जो इसकी फंक्शनिंग में मेन किरदार अदा करते हैं। उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंसी है, उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर है, प्रेसिडेंसी के बाद जुडिशियल डिवीजन है और रजिस्ट्री है। बेसिकली ये 4 ऑर्गन हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की जो है आप कह लें फंक्शन से डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट इसका ऑर्गन है दैट इज प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी क्या है, हम पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। द कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, it is not an organ of the United Nations organization, it is working independently. It is intergovernmental organization, but it is not associated to the United Nations organization. However, the founding members of the International Criminal Court are as of the founding members of the United Nations organization, such as United States of America, United Kingdom, France and Soviet Union, जिसको अब रशिया कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया द कोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट इट मेंटेन्स अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड नेशन। पार्ट नहीं है इसका इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसकी कोऑपरेशन के साथ काम करता है। और कोऑपरेशन कैसे चलती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो समहाउ इंटरफेरेंस रहती है, डिफेक्टो इंटरफेरेंस, interference not in a bad way, but with the cooperation, de facto working with the United Nation Security Council. मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो कोर्ट है इट इज बेस्ड इन द हेग व्हिच इज इन नेदरलैंड्स, एंड जरूरत पड़े तो इट मे सिट एल्सवेयर इन द इफ नीडेड। तो स्ट्रक्चर जो है इसका बच्चों बेसिकली 4 उसके ऑर्गन्स हैं, द प्रेसिडेंसी, द जुडिशियल डिवीजन, द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड द रजिस्ट्री। और दिस इज, ये जो आपको इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द रोम स्टैट्यूट। और रोम स्टैच्यू के आर्टिकल नंबर 34 के अकॉर्डिंग जो है, आप चल के पढ़ेंगे व्हेन यू विल सी द वर्ड RSA आर्टिकल, दैट मींस द रोम स्टैच्यू आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 34 ऑफ रोम स्टैच्यू, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन ऑर्गन्स, द प्रेसिडेंसी, the judicial divisions, the office of the prosecutor, which is also known as OTP, and the registry. ठीक है, इसके अलावा that is not the organ of the International Criminal Court, but there is a body which is working as the managing body of the International Criminal Court, और उसको कहा जाता है the Assembly of State Parties. ठीक है, क्या है Assembly of State Parties? There are 122 parties to the Rome Statute. इसका मतलब signatories. There are 122 signatories who has signed this Rome Statute. We will comply with the rules and regulation as enshrined in the Rome Statute. Each state party contributes one representative to the Assembly of the States Party, whose roles include providing management oversight of the administration of the court and considering and deciding the court's budget. The Assembly of the State Parties meets once a year, either in the Hague or United Nations headquarters in New York, and can also hold special sessions if required. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है बच्चों। 4 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है प्रेसिडेंसी,
the judicial division, the office of the prosecutor and the registry. हाँ, इसके अलावा एक इसकी मैनेजिंग बॉडी है जिसको कहा जाता है असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टी. Assembly of the State Party referred as ASP. The Assembly of the State Party is the court's management oversight and legislative body. And it is composed of representatives of the states which have ratified and acceded to the Rome Statute. The Assembly of the States Parties has bureau consisting of a president. There are 2 vice presidents and 18 members elected by the Assembly for 3-year term. Taking into the consideration equitable geographic distribution and adequate representation of the world's principal legal system, ASP, which is known as Assembly of the States of the State Parties, it has a permanent secretariat at the seat of court at the Assembly of the State Parties makes decision on various issues such as adoption of the normative text and the budget, the elections of the judges and the election of the prosecutor and deputy prosecutor. So before going into the details of 4 organs of the International Criminal Court, which is first the presidency, judicial divisions, the official of the prosecutor and the registry. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजिंग बॉडी है बच्चों, मैनेजिंग बॉडी का नाम है द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज. असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज का सबसे जो मेन काम है कि वो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो देखती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के. ठीक है, बजटिंग वगैरह से उसकी जो बजट कैसे फॉर्मुलेट करना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की उसको डील करती है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो है आपके जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं और इलेक्शंस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड डिप्टी प्रोसिक्यूटर में है, इट टेक्स पावर. तो जो असेंबली है आप इसको कह सकते हैं कि इट इज द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इसके अलावा बच्चों हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में. सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेसिडेंसी. व्हाट इज प्रेसिडेंसी? सबसे पहले ऑर्गन है, जैसे कि प्रेसिडेंसी नाम से आपको पता है, प्रेसिडेंट मींस मतलब कोई सदारती ओहदा, तो इसको हेड कौन करता है, इसको प्रिजाइड कौन करता है. ऑर्गन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रोमन स्टैट्यूट आर्टिकल 34 देयर आर टोटल 8 judges under the organ of presidency. And what is presidency? The presidency attends to the overall administration of the court, excepting the OTP, which is the office of the prosecutor, and any other function assigned to the presidency under the Rome Statute. ठीक है, प्रेसिडेंसी को मैं एक दफा बेटा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रेसिडेंसी, the presidency of the International Criminal Court is comprised of the president and 2 vice presidents. They are elected from among 18 judges. मैंने आपको बोला है total number of judges in the International Criminal Court is 18. So president is selected. There is one president, there is vice president, and there are also other officials. अभी इसको आगे जाके पढ़ते हैं. तो they are elected from among the 18 judges of the ICC. The presidency is responsible for the proper administration of the court, except for the office of prosecutor. अभी हम office of prosecutor के बारे में पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे. However, it coordinates with the states the agreement of prosecutor on all matters of mutual concern. The responsibility of the presidency also include the judicial functions and external relationships. तो presidency जो है basically बच्चों जो है it consists of presidency है बच्चों जी, जो है प्रिजाइड करती है. देयर अंडर द ऑर्गन ऑफ प्रेसिडेंसी देयर इज 1 president, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड अ सेकंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 जजेस जो प्रिजाइड करते हैं टू द होल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसके बाद सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, और दे प्रिजाइड द कोर्ट. और ये जो तीनों आपके ऑफिशियल्स हैं इनको 18 जजेस में से सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, अच्छा, द सेकंड ऑर्गन इज जुडिशियल डिवीजन. जुडिशियल डिवीजन की जो है टोटल आप देखिए इसकी जुडिशियल जो है अदर फंक्शन अदर देन द प्रेसिडेंट, अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर देन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट. जुडिशियल डिवीजन कैसे इसकी वर्किंग है? तो सबसे पहले बच्चों जो जुडिशियल डिवीजन है वो कैसे काम करती है इस पे थोड़ी सी जो है रोशनी डालते हैं.
There are 18 judges जो है comprise the judicial division of the they deal with pre-trial, trials and appeals. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 3 तरह की जो है वो फंक्शंस चलते हैं. There is a pre-trial, trial and appeals. ट्रायल मैंने आपको प्रोसीडिंग्स के बारे में और ट्रायल के बारे में डिफरेंस बताया था कि जब हम जो है सिविल कोर्ट्स में जब हमारा केस चल रहा होता है तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसीडिंग्स, और जब हमारा क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा होता है तो उसको कहा जाता है तो ट्रायल. तो 3 तरह के फंक्शंस हैं इसके. जो आपकी सारी जो डिवीजन ऑफ प्रेसिडेंसी है ये जुडिशियल डिवीजन है, और उसमें जजेस किस तरह काम करते हैं. 3 तरह के जजेस, 3 तरह जो हैं जजेस, 18 जजेस अदर देन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट. दे वर्क on the functions like pre-trial, trial and appeal, and that is according to the Article 57, Article 18 to 81 to 83 and Article 64. ठीक है. At least 6 judges serve in each pre-trial and trial division. Judges in the division can be temporarily assigned to the other division of the assigned to other division of the workload if it required. The appeals division is made up of the president of the court and 4 judges. Judges are elected for the term of 9 years, that is according to the Article 36, Clause 9, and must evenly represent the geographical regions of the state parties to the Rome Statute, with no 2 judges permitted to the nationals of the same state. तो बेसिकली जो हमारी जो ऑफिस जो है हमारा सेकंड ऑर्गन है, दैट इज जुडिशियल डिवीजन. ये क्या है बच्चों कि ये अदर देन 3 जजेस एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ सेकंड प्रेसिडेंट जब काम कर रहे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और एज अ सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करें. उसके अलावा ये सारे जजेस जो कि डिफरेंट ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं, जिनमें प्री ट्रायल, ट्रायल और अपील्स हैं. ठीक है. एंड दे मस्ट इवनली रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल रीजंस ऑफ द, ये मैंने आपको बताया कि जो जजेस हैं ये जियोग्राफिकल रीजंस की, जैसे हमने सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट जो है मेंबर्स के बारे में बात की थी कि वो जियोग्राफिकल बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं. तो यहाँ पे जो आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी जज एक जज अगर किसी एक कंट्री से लिया गया है, ठीक है, तो दोबारा उसी कंट्री से दूसरा जज है. Two same nationals cannot be judges of the International Criminal Court at the same time. एक मुल्क से सिर्फ एक ही जो है जज लिया जाएगा. और मैंने आपको बोला है कि ये किन किन तरह के कामों में किस तरह के फंक्शंस अंजाम देते हैं. प्री ट्रायल कंडक्ट करते हैं, ट्रायल कंडक्ट करते हैं, और अपील्स जो है वो हेयर करते हैं. अच्छा जी, द नेक्स्ट ऑफिस इज द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर. Office of the prosecutor is responsible for the investigation of situation and cases and the prosecution of the individual's duties. जो है duties of the prosecutor include accountable in carrying out investigation and trials, obtain referral of the cases and reviews on the offences. जी, office of the prosecutor बच्चों क्या करता है? The office of the prosecutor is headed by the prosecutor, who is assisted by the deputy prosecutor. Both are elected by the assembly of state parties. The mandate of the office is to receive and analyze referrals and communication in order to determine whether there is reasonable basis to investigate, to conduct investigation into genocide, crime against humanity, war crimes, and to prosecute person responsible for such crimes. The OTP is an independent organ of the court. तो basically सबसे बच्चों मैंने प्रेसिडेंसी के बारे में आपको बताया कि there are 3 types of presidential functions. उसमें प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट होता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करना और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को देखना. डिवीजन किस तरह होती है बच्चों? डिवीजन होती है कि ये अदर देन जो 3 जजेस हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनका काम क्या होता है? देयर आर 18 जजेस, और उन्हीं 3 जजेस में से उन प्रेसिडेंट्स को देखा जाता है. ठीक है. और उनका काम क्या होता है कि 18 जजेस मेक अप 3 डिवीजन ऑफ द कोर्ट. मैंने आपको बताया pre-trial, trial and appeals recognized for the high moral character and integrity. They are chosen from the candidates from
throughout the world by Assembly of State parties on the basis of their competence in criminal law and procedure of relevant areas. International law, such as, you can say international humanitarian law and human rights. The judges in the judicial division are responsible for ensuring that the trials are fair and their justice is properly administrated. Office of the prosecutor क्या होता है, जो जिसको ODP कहा जाता है, वो basically जो है अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास केस आता है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या ये केस जेन्युइन है, और अगर जेनोसाइड से रिलेटेड कोई केस होता है तो इट कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दैट क्राइम व्हिच कैन बी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम. एविडेंस कलेक्ट करता है और वो देखता है कि कोर्ट को असिस्ट करता है बेसिकली वो. Or the prosecutor is basically the lawyer of the international, who represent this forum, who represent international criminal court.